अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। तो आज मैं आपको मटेरियल्स एंड मेथड्स की सेकंड वीडियो, इसका सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि मटेरियल्स एंड मेथड्स का जो सेक्शन है वो प्योरली जो बेस करता है वो प्रिज्मा चेकलिस्ट के ऊपर बेस करता है, और प्रिज्मा की जो लेटेस्ट चेकलिस्ट है वो प्रिज्मा 2020 की चेकलिस्ट है। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन का सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, और अब्स्ट्रैक्ट और टाइटल से रिलेटेड गाइडलाइंस में आपको एट द एंड ऑफ द होल सेक्शंस अप टिल रेफरेंसेस गाइड करूँगा, क्योंकि ये इट्स अ समरी ऑफ ऑल द सिस्टमैटिक रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड्स का जो सेक्शन है या मटेरियल्स एंड मेथड्स का सेक्शन है प्रिज्मा के अकॉर्डिंग, ये प्रिज्मा 2000 ये एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए एक टूल है, या आप कह सकते हैं एक पूरी गाइडलाइन है कि इस वे से आपने इसकी कुछ आइटम्स हैं, प्रिज्मा आइटम्स इसको कहते हैं, जिनको आपने फुलफिल करना होता है अपने सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर। ठीक है, तो मटेरियल्स एंड मेथड्स के अंदर आइटम नंबर 5 से लेके आइटम नंबर 15 तक आपने जो है वो ये कंप्लीट करनी होती है। व्हाट आर दीज आइटम्स? एक्चुअली ये आपके मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन की सब हेडिंग्स होती हैं। दीज आर सब हेडिंग्स ऑफ योर मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं आपको अभी एक टॉपिक और इसका मटेरियल्स एंड मेथड का सेक्शन जो है वो दिखाऊंगा, और इसमें ये वाली सब हेडिंग किस तरह फुलफिल की गई हैं उस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ताकि आपको ईजिली जो है उसका आइडिया जो है वो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो स्टडीज सेलेक्ट करनी होती हैं रिव्यू के लिए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने डिसाइड करना होता है, और उनका कोई ना कोई इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है। लेट से आप कहते हैं मैं 2025 से 2020 से लेकर 2025 तक वीडियोस को सिलेक्ट कर रहा हूँ रिव्यू के लिए। ठीक है, और ऐसी वीडियोस हैं, ऐसी स्टडीज़ हैं जिनको हम इंग्लिश के अंदर जो सारी पब्लिश हुई हैं उनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और देर आर डिफरेंट इंक्लूजन क्राइटेरिया जो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, वो आप डिफाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मैं आपको एक सैम्पल में शो करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा किन किन इंफॉर्मेशन सोर्सेज से आपने वो डाटा लिया, डेटाबेसेस, कोई पोर्टल्स, कोई वेबसाइट्स आपने विजिट की, जैसे कि गूगल स्कॉलर है, सिमेंटिक स्कॉलर है, पबमेड है, वेब ऑफ साइंस है, आपने उनकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और उनकी डेट ऑफ कंसल्टेशन भी देनी होती है कि जी लेट से मैंने 2 जून 2025 से लेके 25 जून 2025 तक डाटा कलेक्ट किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने मटेरियल्स एंड मेथड में देनी होती है। ठीक है, तो एक सब हेडिंग इसकी आती है सर्च स्ट्रेटजी। आपने किस तरह की सर्च स्ट्रेटजी यूज़ की टू स्क्रीन आउट द आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू योर टॉपिक। ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स को फैच करने के लिए जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपने कौन सी सर्च स्ट्रेटजी यूज़ की। ठीक है, आपने कीवर्ड्स सर्च यूज़ की, या आपने कोई स्क्रीनिंग टूल्स यूज़ किए। ठीक है, सर्चिंग टूल यूज़ किए। ठीक है, ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल किया। ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इस हेडिंग के अंदर आपने देनी होती है। इसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम स्क्रीनिंग टूल्स का जिक्र करते हैं, कोई ऑटोमेटेड टूल्स का जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम आइटम्स को या स्टडीज़ को सिलेक्ट कर रहे होते हैं जो कि मोस्ट रेलिवेंट होती है हमारी स्टडी से। ठीक है, इसी तरह डेटा कलेक्शन प्रोसेस, हमने किस किस तरह के पैरामीटर्स उन स्टडीज़ से फाइनलाइज किए। ठीक है, और किस किस तरह की डिटेल्स, लेट से वो टेबल्स की फॉर्म में हो सकती है, वो पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकती है, आपने वो उसको एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन पैरामीटर्स, जैसे आप कह सकते हैं मैंने डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इंफॉर्मेशन की जिसमें कलेक्ट की है, जिसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ऑथर्स नेम है, डेटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं, और मॉडल्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, एवेल्यूएशन मेजर्स यूज़ की गई हैं कि नहीं की गई। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 8 आइटम्स। और ये इसके अंदर ये एक्चुअली डाटा कलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका
होगा कि आपने कोई रिपोर्ट्स जनरेट की हैं, आपने कोई एक्सेल फाइल्स बनाई हैं, ये आपने एक तरह से आपने कोई मेटा डाटा फाइल क्रिएट की है। और डेटा आइटम्स जो मैं अभी बता चुका हूँ कि ऑथर्स हैं, ईयर्स हैं, उस कोड अवेलेबिलिटी है, डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, ये एग्जिस्टिंग स्टडीज़ में से जो कि इंक्लूजन क्राइटेरिया को पास कर चुकी होंगी, आपने उनसे सेलेक्ट की हैं। ठीक है। अब स्टडी रिस्क ऑफ बाइस असेसमेंट, तो आपने रिस्क ऑफ बाइस असेसमेंट के लिए किन टूल्स का यूज़ किया है ताकि पता चलाया जा सके कि इन स्टडीज़ के अंदर रिस्क ऑफ बाइस है कि नहीं है। रिस्क ऑफ बाइस का मतलब होता है कि जो रिजल्ट्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं या जो उन्होंने मटीरियल मेथड्स वगैरह उनका एक तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है अपनी स्टडीज़ के अंदर, तो उनमें फ्लक्चुएशन के चांसेस हैं, वो रियलिटी के करीब भी हैं कि नहीं हैं। अगर वो फिक्टिशियस या आर्टिफिशियल लग रहे हों उनकी स्टेटमेंट से, या उनको प्रूव ना किया गया उन स्टडीज़ के अंदर प्रॉपर तरीके से वाया सम एक्सपेरिमेंट्स और वाया सम सॉलिड स्टेटमेंट्स, तो फिर आप कहेंगे कि उसके अंदर रिस्क ऑफ बाइस है, कि ये वाली जो आइटम्स इन्होंने प्रेजेंट की हैं ये आर्टिफिशियली प्रेजेंट की हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने कौन से टूल्स का यूज़ किया रिस्क ऑफ बाइस को पता लगाने के लिए। जैसे देयर आर डिफरेंट टूल्स, प्रोबास्ट एक टूल है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो है। उसके अलावा रोबोविस का एक रिस्क ऑफ बाइस विजुअलाइजेशन वेबसाइट है, वहाँ पे एक जेनेरिक टूल भी अवेलेबल है। तो देयर आर डिफरेंट टूल्स जिनके थ्रू आप रिस्क ऑफ बाइस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो इनकी एक पूरी सीक्वेंस होगी जो मैं एक वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद इफ़ेक्ट मेजर्स, फिर आप उन स्टडीज़ का स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आपने किस तरह की फार्मूलाज का यूज़ करना है या किया है या करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट्स के टॉपिक में। एक्चुअली इसमें आप बता रहे होते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स में कि वो कौन कौन से मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है। तो रिजल्ट्स के सेक्शन में एक्चुअली वो आप डेटा दिखा रहे होते हैं जो इन मटेरियल्स एंड मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन के बाद प्रोड्यूस हुआ होता है। ठीक है। तो इसी तरह सिंथेसिस मेथड्स आपने जिक्र करना होता है। सिंथेसिस मेथड्स, कोई मेटा एनालिसिस आपने परफॉर्म किया है, कोई ऐसे डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का या सॉफ्टवेयर पैकेजेस का आपने यूज़ किया। लेट्स से अगर आपने कोई पाइथन लाइब्रेरी का यूज़ किया है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, तो उनका सारा इस सेक्शन के अंदर आपने अपने पेपर के सेक्शन के अंदर आपने बताना होता है यहाँ पे। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेथड्स उसने सारे बताए हैं आपने वो सारे यूज़ किए हैं। इनमें से जो जो आइटम्स आपने फुलफिल किए हैं अपनी स्टडी में, आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है। ये इनकी सब आइटम्स हैं। एक हेडिंग के अंदर आप मल्टीपल आइटम्स को बता सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी आपने मे बी विजुअलाइजेशन की है डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सके। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने रिस्क ऑफ बाइस विजुअलाइजेशन टूल का यूज़ किया है रिस्क ऑफ बाइस विजुअलाइज करवाने के लिए। ठीक है। मैंने हीट मैप जनरेट करने के लिए पाइथन का कोड का यूज़ किया है। ठीक है। मैंने मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया है अपने रिजल्ट्स को विजुलाइज करवाने के लिए, डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। एक्चुअली वो विजुलाइजेशन टूल्स का जिक्र और उनको रेफर करना होता है, रेफरेंसेस प्रॉपर तरीके से आपने देने होते हैं, बट यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं दिखाने होते हैं। आपने ये जहन में रखना है, मटीरियल्स एंड मेथड्स में आपका रिजल्ट्स नहीं होते, वो रिजल्ट्स का सेक्शन सेपरेट सेक्शन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन आपको करेंगे। यहाँ पे आपने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स बतानी होती हैं जो आपने यूज़ करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग रिस्क ऑफ बाइस असेसमेंट, डिस्क्राइब एनी मेथड यूज्ड टू असेस रिस्क ऑफ बाइस ड्यू टू मिसिंग रिजल्ट्स इन अ सिंथेसिस अराइजिंग फ्रॉम दी रिपोर्टिंग बाइस। मतलब होता है कि कोई लेट्स से कोई स्टडीज़ हैं जिन्होंने डेटा आइटम्स जो आपने सेलेक्ट की हैं वो प्रेजेंट नहीं की। ठीक है। और उनकी वजह से उन स्टडीज़ के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप शक की निगाह से देख रहे हैं। सिंपली रिस्क ऑफ बाइस का मतलब है कि ये में भी आर्टिफिशियल्स हो सकते हैं जो ये जो रिजल्ट्स हैं इन स्टडीज़ के अंदर, तो आपने उनको भी यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। ठीक है। उन मेथड्स को जो आपने यूज़ किए हैं, मतलब उनकी एक्चुअल रिपोर्टिंग तो आपने रिजल्ट सेक्शन में करनी है, उन मेथड्स को रिपोर्ट करना है जो आपने यूज़ किए हैं रिस्क ऑफ बाइस फाइंडिंग के लिए। ठीक है। मैंने अभी बताया टूल्स का, तो वो टूल्स का नाम आपने लेना होता है।
अगर आपने सर्टेनिटी असेसमेंट की है तो जैसे कॉन्फिडेंस वगैरह, जैसे आप इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट करते हैं, इंटर रेटर एग्रीमेंट, IRR कहते हैं उसको, वो कैलकुलेट करते हैं, तो आपने नाम बताने हैं या उन इक्वेशंस को वहाँ पे राइट डाउन कर देना है कि इनके थ्रू हमने अपने रिजल्ट सेक्शन में इनसे काम लिया है और सर्टेनिटी असेसमेंट वगैरह की है। तो दीज आर द आइटम्स ऑफ materials and method section in a systematic literature review which is following actually Prisma 2020 checklist। ठीक है, तो अगर आप Prisma से रिलेटेड लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप लिखना चाहते हैं फ्यूचर में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो लेट मी शो यू द एग्जैक्ट टेम्पलेट या एक सैम्पल मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन जिसमें इस तरह के सारे मोर और लेस 100% ये सारी आइटम्स नहीं डिस्कस की गई, बट मोर और लेस सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि इस मेथड सेक्शन या मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन में प्रिज्मा के गिवन है। जैसे कि उसने बताया जी, आपने टेन्योर बताना है कि स्टडीज़ वगैरह जो है किस साल से किस साल तक आपने कलेक्ट की। आपने यहाँ पे उन स्टडीज़ का जो है मेन मैकेनिज्म या उनका डिस्कस करना है कि उनकी वर्किंग क्या है, या उनमें डिफरेंट तरह की डेटा आइटम्स या डेटा सेट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे मौजूद है, और उनकी बेसिक वर्किंग मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा कि उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स, क्या आपने पैरामीटर्स वगैरह डिस्कस करने हैं जो आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट किए हैं या करने जा रहे हैं इन नेक्स्ट सेक्शंस। तो यहाँ पे आप एक्चुअली करने जा रहे होते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर आप कहते हैं जी हमने किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन किया। लेट्स से यहाँ पे एक पीको स्ट्रेटजी यूज़ की गई है, ये बड़ी ही एक वास्ट किस्म की स्ट्रेटजी है जो अक्रॉस द डोमेन्स यूज़ होती है, चाहे वो मेडिकल डोमेन है या चाहे कोई भी है। तो यहाँ पे ये मेडिकल डोमेन में यूज़ हुई हुई है, और यहाँ पे ये देखें जी एक एक्सप्लिसिट टेबल है जिसमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि स्टडी किस तरह की हो, और तो हम उसको अपने लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये वाले वो पॉइंट्स हैं, और स्टडीज़ ऐसी हैं इन पॉइंट्स को फुलफिल कर रही हैं तो वो हमारे लिटरेचर रिव्यू का हिस्सा नहीं होंगी। तो ये प्रिज्मा कहता है कि ये एक्सप्लिसिट आपके पास जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज किन से किन डेट तक और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो है विजिट की हैं, चाहे वो एग्जैक्ट डेट लिख दें, बट ये है कि ये भी बेटर है कि आप एट दी एंड, जैसे कि यहाँ पे हम मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसको होल डेट लिखूँ कि जून 2025 से जून 25 जून 2025 तक हमने ये काम किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर टूल के आगे उसकी विजिट डेट या सर्चिंग डेट लिखनी है कि हमने डाटा जो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ से सर्च किया है। बस आप ये अगर सिर्फ ये डेट ही लिख देते हैं कि इस स्टार्टिंग डेट से लेके इस स्टार्टिंग डेट के दरमियान में डाटा सर्च किया गया है, स्क्रीन आउट किया गया है, तो दैट इज़ ओके। और किस तरह के कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है ये देखें। मैंने कहा जी सर्च स्ट्रेटेजी आपने कौन सी यूज़ की। प्रिज्मा में हमें प्रिज्मा की एक जो है वो नज़र आई थी सब हेडिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिज्मा की जो सब हेडिंग्स हैं तो वो आपने एज इट इज़ एक एक सब हेडिंग करके लिखनी है। आप दो सब हेडिंग्स को भी मिला सकते हैं। जैसे ये एक सब हेडिंग है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड दिस इज़ अ सब हेडिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज, तो मैंने यहाँ पे इसको मिला के लिखा हुआ है। प्रिज्मा ये नहीं कहता कि इसको मिला के लिखें या सेपरेट लिखें, तो आपको जिस तरह ईजी लगता है आप इसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह सर्च स्ट्रेटजी, सिलेक्शन प्रोसेस, दीज आर टू डिफरेंट सब हेडिंग्स ऑफ मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन, बट यहाँ पे मैंने इसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इकट्ठा करके भी ये कंटेंट को लिख सकते हैं ताकि वो कंटेंट भी जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर वहाँ पे नज़र आए उस सब हेडिंग के अंदर। ठीक है, मैंने डिफरेंट पेपर्स को देखा था तो वहाँ पे डिफरेंट वेज से ये वाला जो है वो तरीक़ेकार यूज़ किया गया था। ठीक है जी, तो कोई लोग इसको चेंज भी कर लेते हैं, नाम भी चेंज कर देते हैं सब हेडिंग्स का, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो आप कोशिश करें सब हेडिंग सेम रखें प्रिज्मा के अकॉर्डिंग, बट उनको मर्ज कर सकते हैं, दो सब हेडिंग्स को एट द सेम टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने जो रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं और उनकी जो है वो सिलेक्शन या स्क्रीनिंग प्रोसेस प्रिज्मा ने कहा था बताएं।
लेट्स से अगर मैंने कोई ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ किया है तो मैंने ऑटोमेटेड टूल्स को बताया है और उनके रेफरेंसेस दिए हैं यहाँ पे, और मैंने बताया कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या था उन ऑटोमेटेड टूल्स का, ठीक है, एक्सप्लिसिटली वो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है जी। तो ये दीज आर दी अकॉर्डिंग टू प्रिज्मा गाइडलाइंस जो कि फॉलो की गई हैं मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन के अंदर। रिस्क ऑफ बाइस एंड क्वालिटी असेसमेंट, ठीक है, तो दीज आर आल्सो टू सब हेडिंग्स, तो इनको मैंने एक किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बताया स्टार्ट में कि रिस्क ऑफ बाइस को मैं दो डुअल असेसमेंट प्रोसेस से कर रहा हूँ, ठीक है, दो टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ, एक जेनेरिक टूल का और दूसरा टेक्निकल रिगर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्लेम टूल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाले टूल्स आप भी यूज़ करें। जो भी आपकी स्टडी है, जिस भी डोमेन में आप काम करें, तो ये टूल्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली रिस्क ऑफ बाइस और टेक्निकल एप्लीकेबिलिटी आपकी स्टडी की, उसकी कितनी एप्लीकेबल स्टडी है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद एक था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर आपने कोई किया है तो उसको भी मेंशन करें। तो दीज आर दी एक्सप्लेनेशन। रिजल्ट सेक्शन में ये सारी चीज़ें एलेबोरेट की जाएंगी विद रिजल्ट्स कि इनके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सेक्शन था मटेरियल्स एंड मेथड्स का। तो एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो है प्रिज्मा फ्लो डायग्राम जो है उसको एक्सप्लेन करने का। तो इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 3 है वो प्रिज्मा फ्लो डायग्राम होगा, और वो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन के साथ ही होपफुली मैं रिजल्ट सेक्शन के साथ ही उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट प्रिज्मा फ्लो डायग्राम जनरेट करने के लिए एक जनरेटर टूल भी हम यूज़ करते हैं, ऑल्दो के वो जो प्रिज्मा फ्लो डायग्राम उसका उन्होंने एक वर्ड फाइल भी दी हुई है वेबसाइट के ऊपर, उसमें वो फ्लो डायग्राम है, उसको आप एडिट कर सकते हैं और इस तरह की प्रिज्मा डायग्राम आप बना सकते हैं, ये वाली, ठीक है। बट एक ऑटोमेटेड बहुत ही इजी टूल है, आप जस्ट जाके वैल्यूज एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डायग्राम बन जाती है, आप उसको पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगी कि हाउ टू क्रिएट अ प्रिज्मा फ्लो डायग्राम फ्रॉम एन ऑटोमेटेड टूल, और वो बिल्कुल इसी तरह की लगे जो कि प्रिज्मा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, और ये इसके अंदर होता क्या है, और जो अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया और इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्विक रिसर्च रिव्यूज़, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप जो है अपनी नोटिफिकेशन और बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।